बी की 30 - 20 कर रहे थे, और वो जो उसका आंसर आया सब्ट्रैक्शन का वो असाइन कर दिया। ठीक, तो अब बी की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो अब इस वाले स्टेप को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो अब यार 30 - 10 हो रहा है, जिसका आंसर 20 आ रहा है। तो यहाँ पे 30 किसकी वैल्यू है? 30 वैल्यू है हमारी ए की। और 10 किसकी वैल्यू है? 10 है बी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने a - b कर दिया। ठीक है, और हमें अब हमें एक इसका आंसर जो कि 20 आ रहा है वो भेजना किस में है? वो हमें भेजना है a में। तो हम किस में असाइन कर देंगे? a में। हाँ, तो यही 3 लाइनों का वो कोड था। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो चलो करके दिखा देते हैं। करके दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला था? a इज इक्वल टू a प्लस बी। बी के अंदर हमने क्या किया फिर? a माइनस बी, क्योंकि a की वैल्यू 30 हो गई और b की वैल्यू 20 थी। तो अब b की वैल्यू यहाँ पे चेंज होके हो गई होगी b इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब अगर b की वैल्यू 10 हो गई है और a की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 30 थी, तो अब नेक्स्ट स्टेप आएगा b इज इक्वल टू a माइनस बी। सॉरी, माय बैड, a इज इक्वल टू a माइनस बी। तो अब यहाँ पे क्या होगा? a की वैल्यू असाइन हो जाएगी दोबारा से 20। तो सिंपली तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये मैथ्स में भी ऐसे ही करते हैं लोग। ये मैथ्स में जब भी पजल्स क्वेश्चंस आते हैं, कोई ओलंपियाड गया होगा तो ये वहां पे सिखाई जाती है ये चीज कि ऐसे किया करो। और वही चीज कोडिंग में हमारे ऐसे काम आ जाती है। तो देखो, वैल्यू स्वैप हो गई। सब सबको क्लियर हो गया कोड ये वाला? यस सर। कोई दिक्कत? ये अप्रोच क्लियर हो गई? दोनों अप्रोचेस क्लियर हो गई, विद थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। किसी को कोई डाउट युवराज? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलो चलो, अच्छी चीज। तो यार लास्ट टाइम हम लोग ने स्काई वैल्यूज के ऊपर बात कर ली थी। अब बात करते हैं, एक फंक्शन होता है साइज ऑफ। तो यार ये साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है? जब, जैसे मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में एक बार नोट्स में पढ़ाया था कि इंटीजर की वैल्यू 4 बाइट की होती है, कैरेक्टर की 1 बाइट की, डबल की 8 की हो जाती है। तो बहुत से लोग यार देखो, ह्यूमन आदमी, जो भी ह्यूमन होता है ना, या जो भी बच्चा होता है, आलसी आदमी होता है, उसको याद नहीं रहती है सब चीजें। तो उसके लिए ये साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। तो कभी भी कोई वेरिएबल का अगर आपको साइज के बारे में जानना है कि साइज क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं साइज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कर करके दिखा देते हैं कि साइज ऑफ वेरिएबल कैसे। तो मान लो एक ही बात करते हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ। अच्छा, कोई मुझे ये बताओ कि न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए क्या होता है? कोई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्लैश एन। कौन सा वाला स्लैश? ये वाला कि ये वाला? बैक स्लैश है यही वाला। अरे अरे ये वाला। नो, पहले वाला। सही है, चलो। तो यूज करते हैं एक बार, देखो क्या साइज ऑफ, यही होना चाहिए। सही लिखा है मैंने? इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, आलस वाला काम तो। साइज ऑफ, 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। सॉरी यार, यार किसी को लोन तो नहीं चाहिए था? अभी कॉल आया था मुझे, मैंने काट दिया। चाहिए तो बताओ, मैं नंबर फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। अच्छा चलो,
साइज ऑफ से मैं बोल रहा था। तो यार ये मुझे बताओ ए का साइज क्या आना चाहिए? पहले तुम लोग बताओ, तब मैं रन करके बताता हूँ कि क्या आना चाहिए। गाइस, हेलो। 4 बाइट। 4 बाइट्स, चलो देखते हैं एक बार। ऐसा क्यों आया, कोई बताएगा? क्योंकि यार तुम लोग को थोड़ा बहुत सी का आइडिया है, तो मैं इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि ऐसा। चलो मैं यहाँ से हटा के भी एक बार प्रिंट करा के देखते हैं कि साइज ऑफ ए में क्या आ रहा है। रन एरर आया अभी, ऐसा क्यों हुआ? कोई कोई मुझे बताएगा कि क्यों क्यों ये इशू आया कि अभी मैंने जब स्ट्रिंग हटा दी थी तो रन टाइम इशू आया, और जब मैंने स्ट्रिंग लगाई है तो मेरे को ये वाला इशू आया कि वैल्यू ही नहीं प्रिंट हुई। कोई कोई थोड़ा सा गेस करो, बहुत आसान है। अपन ने उसको आइडेंटिफायर नहीं बताया। एग्जैक्टली ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। ये चीज मैं बता चुका हूँ कि आइडेंटिफायर्स वाला यहाँ पे यूज होगा। इसीलिए मैं तुम लोग से पूछने चाह रहा था कि किसने आंसर दिया यार? मैं ध्रुव। सही जा रहे हो, बहुत सही। देखो अभी 4 आया, न्यू लाइन वाला मैंने थोड़ा सा गलत वो कर, सॉरी फॉर दैट, लेकिन देखो 4 आया। अभी बेटर आ। तो यार साइज ऑफ तुम्हारे को मैंने इसीलिए कोड करके दिखाया कि ये तुम्हारे को इंटीजर में वैल्यूज देता है, साइज इंटीजर्स में बताता है। कंप्यूटर में तुम कोई भी मेमोरी की बात करते हो तो इंटीजर्स में बात करते हो, इसीलिए इसका जो स्पेसिफायर होगा वो %d होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं गाइस कि थ्योरी में हम नहीं बता सकते, और जब तक हम कोड करके नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे %d नहीं था, इसीलिए साइज ऑफ ए की वैल्यू नहीं आ रही थी। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ %d ही क्यों देते हैं, ये भी क्लियर हुआ। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? इंट के लिए। हाँ, क्योंकि जब भी कंप्यूटर में मेमोरीज की बात करते हो तो तुमने यार 1024 सुना होगा, ठीक है? क्या कभी तुमने ऐसा सुना है? नो सर। नहीं। तुमने 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 सिक्स तुम सब हम लोग सब 16 GB की पेन ड्राइव यूज करते हैं, तो यार मेरे को 32 GB की पेन ड्राइव यूज करते हैं। कोई यार मेरे को ये बताओ कि मेरे को 40.8 GB की पेन ड्राइव क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम लोग डेसिमल्स में बात ही नहीं करते। कंप्यूटर में मेमोरी में जब भी बात करने जाते हैं डेसिमल्स में बात ही नहीं होती। उसका भी रीजन है, उसका रीजन इसलिए है कि ये आप माइक्रो प्रोसेसर्स में पढ़ो तो ज्यादा समझ में आएगा। उसका रीजन ये होता है कि यार कंप्यूटर में हम लोग बाइनरी में डील करते हैं ना, 0101। तो ये जितने भी तुम 8 GB, 16 GB, 32 GB या 64 GB या 128 GB, ये जितने भी हैं ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128।
तो ये सारी 2 की पावर्स होती हैं, इस वजह से ये इंटीजर ही रहता है डेटा। अब क्लियर हुआ, ज्यादा क्लियर हुआ कि क्यों सिर्फ इंटीजर ही रहता है डेटा इसका, कंप्यूटर्स का, मेमोरी सिर्फ इंटीजर्स में ही क्यों बात करते हैं हम लोग। आज यार थोड़ा वीक लग रहे हो, क्या बात। सर वो A=4 वाला समझ में नहीं आया अभी तो। A=4। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, अभी मेरी वॉइस क्लियर है क्या। यस सर क्लियर है। हाँ ठीक है। A=4 वाला मतलब। सर ये 4 क्यों आई थी वैल्यू। अच्छा अच्छा, 4 क्यों आई थी। तो यार इंटीजर का साइज क्या होता है मनमोहन। 4 क्या तो ए क्या है हमारा, ए किस चीज का वेरिएबल है। अच्छा इंटीजर। हाँ, तो क्या आनी चाहिए थी वैल्यू। ठीक है सर 4 आनी चाहिए थी। तो मैं बस ये मैं सोचा कि ये शायद चीज क्लियर होगी, नहीं क्लियर थी तो चलो ठीक है, अच्छा किया क्वेश्चन पूछ लिया। एक या साइज, जो मेमोरी का साइज है, ए का जो घर है ना वो 4 बाइट्स का है, ठीक है। लेकिन ए के अंदर जो वैल्यू है ना वो 10 है। तुम्हारा जो घर है ना, उस घर का एक कारपेट एरिया होगा कि इतने स्क्वायर फीट का है या फिर इतने गज का है, लेकिन उस घर के अंदर तो तुम ही रहते हो ना ब्रो। ऐसे समझो इस बात को, तुम्हारे घर के एक डायमेंशंस होंगे, सबके घर के एक डायमेंशंस होते हैं, बट आप उस घर में रहते हैं, ठीक है। चलो, एंड ये चीज सबको क्लियर हो गई कि क्यों जब भी हम कंप्यूटर्स में मेमोरीज की बात करते हैं तो हमेशा इंटीजर नंबर ही लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में मशीन हमेशा बाइनरी में बात करती है, और बाइनरी में बात करने के लिए जब उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन मैं नहीं बताने वाला ये सब। देखो ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये मैथ्स में बताई जाती है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में किसकी पावर आती है। 10 की पावर यूज होती है, 2 की पावर यूज होती है कि 16 की पावर यूज होती है। चलो बताओ। 2 की सर। 2 की। ये सबको क्लियर है ना कि 2 की पावर यूज होती है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले यार, क्या सबको वो a प्लस 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 ए ये क्लियर था। यस सर। तो क्या क्वेश्चन सर क्लियर है। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते सर हैं। पूछ लो। अरे बाप रे, पूछ लो सर, पूछ लो। ये बाप रे भाई, इतना मत डराओ ब्रो मेरे को। चलो भाई, जवाब देना आप लोग जवाब देना शुरू करें। एग्जैक्टली 4:30 बजे मैं आपसे नहीं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। एग्जैक्टली 7:29 पे पूछता हूँ तुम लोगों से इसका आंसर। 2 मिनट दिए पूरे, जाओ। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। सर ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। और के की सर के की आई थिंक 1 आएगी।
यार ए की वैल्यू अगर तुम 0 बोल रहे हो तो गलत है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। नहीं सर, ए की वैल्यू भी 1 ही आएगी। अच्छा हाँ जी सर। चलो चैट पे आंसर लिख दो, देखते हैं। ओके सर। 1 मिनट है, सारे चैट में आंसर मेंशन कर दो यार गाइस, ज्यादा इजी रहेगा। चलो भाई आंसर्स लिख दो सारे चैट्स पे। अभी एक ही आंसर आया मुझे, वो भी प्रिंस का। अरे ध्रुव अपना ही नाम प्रिंट कर दिया, ये तो यार ये तो आउटपुट नहीं आ सकता। देखो अरे भैया वो गलती से हो गया, वो अपना नाम लिख के नीचे आंसर लिख रहा था लेकिन वो सेंड हो गया मैसेज। अरे तुम अपना नाम मत लिखो, तुम्हारा नाम तुम जब मैसेज अरे करते हो हाँ तो भैया तुम्हारा मैं नाम आ भूल जाता गया। है। अरे कोई बात नहीं। धीरज यार ए और बी की वैल्यू भी बताओ। वो भूल गए, के की वैल्यू 1। चलो ठीक है। ए की वैल्यू 4। चलो चलो यार मैं एक बार रन करके देख ले रहा हूँ। है देखें कितने लोग सही थे। के की वैल्यू मनोहर ने सही बताई थी -1, लेकिन ए और बी नहीं बताए। वो कैलकुलेट कर रहा था सर मैं। चलो कोई बात नहीं। अबे वो कैलकुलेट कर रहा था, वो कैलकुलेट करे बिना के कैसे निकाल दिया तूने? सर निकल गया। ए इक्वल टू आएगा सिर्फ 3 आएगा, तुक्का नहीं है। 4 3 4 और 2। चलो सर 1 नहीं 2 3 2 आएगा शायद। हाँ ए की वैल्यू 2 आ रही। देखो ये जो भी गलत निकाले हैं ना, ये सिर्फ आखिरी बार पढ़ा रहा हूँ। इतना ना मैंने किसी जीवन में किसी को नहीं बताया ये, तब भी गलत करते हो। चलो बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ए की वैल्यू 1 होगी। और नीचे क्या होगी? 2 2 सही है। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी? 2 3 2 है 3 कौन बोला? 3 कौन बोला? 3 कौन बोला? सर 2 होगी। 2 हाँ हाँ मेरे छुपे हुए चोर। 2 यहाँ पे क्या होगी 9th पे? 3 और 10वें पे? 10वें पे सर 3 4 4 3 होगी। डिसाइड कर ले 3 की 4 पहले डिसाइड कर क्या लिखना है। सर 3 होगी पक्का। चलो 3 होगी है ना बेटा, क्या बोले? 3 कैसे होगी? जब यहाँ पे 9th स्टेप पे आपने बी की वैल्यू 3 बोल दी, तो अभी तो यहाँ पे प्लस प्लस बी है ना, पहले ही वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। हाँ जी सर। कर गए मिस, कर गए छोटी सी गलती। अब यहाँ ए की वैल्यू बताओ जल्दी। यहाँ पे सर 3 सही है। और यहाँ बताओ ए की वैल्यू जल्दी से। यहाँ पे सर पहले 2 होगी, 3 अच्छा, फिर माइनस होगा। अच्छा तो पहले यहाँ पे नहीं सर 3 रहेगी। हाँ 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 सर 3 रहेगी यहाँ पे, फिर माइनस में होगा तो 2 होगी। हाँ तो इसके मतलब जब प्रिंटफ की तरफ जाएंगे तब ए की वैल्यू 2 होगी। करेक्ट है। हाँ जी सर। ठीक है। बी की वैल्यू हमारी 4 आएगी, वो तो हम लोग ने निकाल ही लिया। चलो के बचा ना, के को देख लेते हैं भाई क्या निकालना है।
तो k will be 1 plus 2 minus 4 minus 3 plus 3। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई k की यहाँ से? -1 आई। हाँ जी सर। ये पता है क्या क्या होता है गाइस कि ये बहुत ही आराम से करने वाला क्वेश्चन होता है। मेरे को ये पूरा करने में कितना टाइम लगा देखो। ये मेरे ख्याल से 2 ही मिनट लगे होंगे, इससे ज्यादा नहीं लगे होंगे। 1 आध मिनट तो मैंने ऐसे ही कर दिया। तो यार 2 मिनट मैंने इसीलिए दिए थे ताकि आप ये पूरा प्रोसीजर करो और कभी आप गलत मत करो। तो प्लीज 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 फॉलो दिस प्रैक्टिस कि अलग कर लो और करने लग जाओ, कभी गलत आंसर नहीं आएगा। ठीक है सर एक क्वेश्चन और। क्या? एक क्वेश्चन और हाँ तो क्लास के बाद कर लेना। सर। अभी सर ठीक है, अभी तो ताजा ताजा है ना, अभी तो लोहा गर्म है, अभी क्यों हथौड़ा मारे। चलो करते हैं क्लास के एंड में 2 क्वेश्चन करेंगे भाई। एक क्या, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में यार बात कर। क्या हुआ? अरे तो आपको आपकी तमन्ना पूरी की जाएगी जाट जी, आप टेंशन ना लें। 2 क्वेश्चन करेंगे हम क्लास के बाद। तो यार बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, रिलेशनल ऑपरेटर से क्या समझते हो? कुछ आइडिया? जो कंपैरिजन के काम है। कंपैरिजन के काम आए यार, कंपैरिजन इस रिलेशन निकाल सके। देखो जैसे अभी पता है, अभी तुम लोग ने देखो वेरिएबल सीख लिया, तो वेरिएबल्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, उनका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि अगर हमें 2 वेरिएबल्स में कंपैरिजन करना हो या फिर रिलेशन निकालना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कि इक्वल दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो डबल इक्वल टू, तो डबल इक्वल टू जब आप लगाते हो तो असाइनमेंट के लिए आप क्या करते हो, असाइन करनी होती है वैल्यू, तो इक्वल टू लगाते हो। और जब चेक करना होता है कि दोनों सेम है या नहीं है, तब डबल इक्वल टू लगाते हो। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा कि जैसे ये वाली लाइन देखो, a इज इक्वल टू 1, तो यहां पे मैंने क्या किया, a को बोला कि तुम्हारी वैल्यू 1 है। ठीक है, इक्वल यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, दोनों को चेक नहीं कर रहा हूं कि क्या a और 1 सेम है या नहीं। यहाँ पे मैं बस इतना बोल रहा हूं कि a तुम्हारी वैल्यू 1 है। अगर मैं लिख दूं इंट a इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे C बोलेगा कि अच्छा अब मुझे देखना है कि 1 और A सेम है या नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। सिंगल इक्वल टू लगाने पे जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल टू लगाने पे जिसको कहते हैं हम इक्वल ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्लियर हुआ है कि दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? यस सर, क्लियर हो। चलो ठीक है। तो डबल इक्वल टू हम लोग चेक करते हैं कि इक्वल टू बराबर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। नॉट इक्वल टू, तो यार जब डबल इक्वल टू चेक करना है बराबर है या नहीं है, तो नॉट इक्वल टू इस ऑपरेटर से चेक होता है कि बराबर है या नहीं। सॉरी, कहीं सेम तो नहीं है दोनों वैल्यूज, तो ये एक दोनों के अपोजिट है, ये पहले 2 ऑपरेटर्स। सिमिलरली थर्ड फोर्थ ऑपरेटर देखो, ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर। तो ग्रेटर देन चेक करने के लिए जैसे मैथ्स में होता है वैसे ही यहाँ पे भी है, तो ज्यादा समझाने की नीड है नहीं। बस ये सारे ऑपरेटर्स लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। आगे इफ एल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको बहुत 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 ज्यादा मतलब वो पूछा जाएगा।
अब यार एक को ये आता है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो यार कभी कभी ना एक्चुअली चेक करना होता है हमें। तो जब ये लेस देन इक्वल टू का जैसे मैंने ऑपरेटर लगाया, तो कभी कभी ना गाइस क्या होता है कि हम लोग को चेक करना पड़ जाता है कि क्या ये क्या ए की, कभी कभी एक्चुअली क्या होता है ना, क्योंकि ए एक वेरिएबल है, उसकी रेंज होगी, उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, उसकी रेंज होती है। ठीक है, जैसे समझ लो -1 से लेके 1 तक ए की वैल्यू हो सकती है, तो वो रेंज है उसकी। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ए, जैसे हम लोग ने चेक करना है कि ए लेस देन इक्वल टू 1, क्या ए की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर है। दोनों कंडीशंस हम लोग को चेक करनी है, जब या तो छोटी या फिर बराबर है। जब दोनों ही कंडीशंस चेक करनी होंगी तो ये वाला ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू और यूज करते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो 6 ऑपरेटर्स हैं इसमें बहुत ज्यादा समझाने को नहीं है। रिलेशनल ऑपरेटर्स ये बहुत ही इजी है, और मैथ्स में भी, मैथ से अगर आप रेफरेंस उठाओगे तो तब सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ कि ना? यस सर। चलो, जो समझने वाले ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, वो यहां से शुरू हो रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यार आप सबने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा है? कितने लोग जानते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? भैया पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा था 12th में। हाँ एग्जैक्टली, मैं फिजिक्स, जिनके पास साइंस एज अ सब्जेक्ट था तो उन्होंने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वो लोग जानते होंगे कि एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल बनती थी। ट्रूथ टेबल याद है? तो मान लो जैसे ए होता था एंड बी होता था, तो ए एंड बी अगर मैंने किया, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सी में हम लोग इसको ऐसे डबल एम्परसेंड से डिनोट करते हैं एंड ऑपरेटर को। तो यहाँ लिख देता हूं। तो इनकी ट्रूथ टेबल क्या होती थी? अगर A 1 है एंड B 1 है तो A एंड B क्या होगा? 1। A 1 है, B 0 है, 0। एंड क्या होगा? 0। ठीक। सिमिलरली दोनों 0 है अगर, तो क्या होगा? 0। अगर A 0 है, B 1 है, फिर भी 0। वैल्यू क्या होगी? 0। तो गाइज ये तुम लोग को सबको आइडिया है, ये ट्रूथ टेबल बनती है ऐसे। सब मैं सबसे पूछ रहा हूँ तो सबको रिप्लाई देना पड़ेगा इसमें प्लीज, ठीक है? सर पता अगर है। ये चीज पता है, हाँ भैया 15 कम से कम यहाँ पे शायद राहुल को मेरे को हटा दो, 13 लोग हैं, तो 13 लोग प्लीज, बाकी सारे प्लीज रिप्लाई करो, सबको आइडिया है या नहीं है? यस सर। यस सर, चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो यार जब हमारे को चेक करना होता है कि दोनों कंडीशंस, ये एंड और मैं बताता हूँ कि कैसे यूज होते हैं। अभी के लिए इतना, जब मैं इफ पढ़ाऊंगा ना तो मैं तुम्हारे को समझाता हूँ कि ये एंड जो तुम्हारा, सॉरी, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये नॉट ऑपरेटर, ये यूज कैसे होते हैं। अभी के लिए अगर तुम लोग को रेफरेंस लेना है तो लॉजिक गेट से समझो कि ये जैसे एंड के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बनाई थी कि जब 1 1 है दोनों तब भी 1 आता है, बाकी सारे केसेस में 0 आता है। तो वही वाला केसेस और के लिए भी अप्लाई कर लो कि और में क्या होता है, नॉट में क्या होता है। जब मैं इफ बता दूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये लोग का यूसेज कैसे करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको कट करते हैं।
ये भी मेरे ख्याल से बेटर तभी रहेगा जब मैं तुम्हारे को इफ पढ़ा दूं। तो ये सारे पे हम लोग लौट के वापस आते हैं और करते क्या है कि पहले ना इफ पढ़ लेते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस छोड़ो, इफ पे आ जाते हैं, बड़ी चीज पे। तो यार एक चीज बताते हैं, तुम दुनिया में किसी कंफ्यूज्ड आदमी से मिले हो? तुम में से कोई दुनिया में कोई कंफ्यूज्ड आदमी से मिला है? नहीं भैया, नहीं मिले। अच्छा, कभी दुनिया में कभी तुम लोग के साथ ऐसा हुआ है कि तुम लोग का ऐसा मन करता हो या तो ये कर ले या फिर ये कर ले? यस सर, हुआ है। हाँ। तो यार इफ एल्स यही होता है, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। जैसे कि मम्मी पापा, या तो इंजीनियर बन जाओ या फिर डॉक्टर बन जाओ। तो उसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स। तो मम्मी कैसे बोलेंगी? या तो इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर की स्पेलिंग इग्नोर करना, यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। ये अगर इंजीनियर बन गए तो साइंस लेनी पड़ेगी, ऐसे बोलेंगी। और तुम्हारे को बीटेक करना पड़ेगा। और अगर इंजीनियर नहीं बने, सीए बने, एल्स, इंजीनियर से हटा के एल्स कर दिया हमने। अगर इंजीनियर नहीं तो बोले सीए पढ़ गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमर्स लेनी पड़ेगी, या फिर हम लोग को लेना पड़ेगा या फिर हम लोग को अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। कॉमर्स और अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। तो इफ एल्स ऐसा होता है कि हमारी जो कंफ्यूजन होती है वो कोड को समझाने के लिए होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ना काफी कंफ्यूज्ड रहते हैं। हर चीज में कंफ्यूजन है यार। आज डोमिनोज से पिज्जा खाए कि पिज्जा हट से पिज्जा खाए? आज यार कौन सी मूवी देखी जाए? ये एक्शन मूवी देखे या फिर रोमांटिक मूवी देखे? सारे कंफ्यूजन रहते हैं ना। फैमिली टाइप वीडियो देखे कि वल्गर टाइप वीडियो देखे? हर टाइम एक कंफ्यूजन रहता है ना। तो ये सारा कंफ्यूजन हमारा कोड कैसे समझेगा? तो उसके लिए इफ एल्स होता है। तो इफ एल्स करता क्या है, देखो अब इसका फ्लो समझते हैं एक बार कि इफ एल्स चलता कैसे। तो इसके फ्लो के लिए ना ये वाली कंडीशंस होती है। देखो, ये तुम्हारे को ब्लॉक दिख रहा है, डॉट दिख रहा है ना, जहां पे मैंने एरो पॉइंट किया है। तो हमारा जो कोड है वो यहां से स्टार्ट होता है। यहां से स्टार्ट होके इफ में एक कंडीशन चेक करते हो। तो इफ में कंडीशन चेक करने का मतलब क्या हो? जब भी आप लोगों ने इफ लिखा तो उसके अंदर आप एक कंडीशन लिखते हो। किस टाइप की कंडीशन? उसके लिए मैं बोलूंगा कि किसी भी टाइप की कंडीशन लिखो। इफ हमारा बस ये देखता है कि वो कंडीशन ट्रू है या नहीं है। इफ के अंदर तुमने फॉर एग्जांपल ऐसा बोल दिया कि मेरा नाम राघव है, मैं ओला में काम करता हूँ। क्या मैं ओला में काम करता हूँ? तुमने ऐसे कंडीशन डाल दी। तो इफ क्या करेगा? इफ वेरीफाई करेगा। अगर ये मैं ओला में काम करता हूँ ये पार्ट ट्रू है, तो इफ के अंदर जो भी लिखा होगा, इफ के ब्लॉक के अंदर, याद है मैंने बताया था कि किसी भी वर्ड के बाद अगर ये ओपनिंग वाला ब्रैकेट होगा तो ये फंक्शन होता है, बताया था। तो इसीलिए फंक्शंस के अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स भी लिखते हैं। स्टेटमेंट्स और एक बार एल्स का स्टेटमेंट। तो होता क्या है भाई गाइस, एक तो होता क्या है कि इफ के कंडीशन अंडर तुमने एक कंडीशन दी। कंडीशन क्या दी? a ग्रेटर देन 1, एक कंडीशन दी तुमने। अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स तुमने लिखे होंगे, कोई भी चीज लिखी होगी वो ही चलेगी। एल्स के अंदर जो भी पार्ट लिखा है वो नहीं चलेगी। अगर
ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो इफ के अंदर जो भी लिखा है तुमने वो नहीं चलेगा, लेकिन एल्स के अंदर चलेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। इफ एल्स थोड़ा सा आइडिया लगा? अब पूरा जो भी समझ मैंने में आ गया समझाया, सर, हाँ समझ में आ गया। आ गया। तो अब ना एक बार कोड के थ्रू भी समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा था। मान लो मैंने ए की वैल्यू 1 दी है, तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने इसको कॉल किया इफ ए इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो क्या करो, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर, सेमीकोलन, ठीक है। एल्स A is not greater. तो यार अभी मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा तो कौन सा प्रिंटफ चलेगा? ये वाला हटा दे रहा हूं कोर्स। अगर मैं ये कोड एग्जीक्यूट करूंगा तो कौन सा क्या प्रिंट होना चाहिए? ए इज नॉट क्या ग्रेटर। ए इज नॉट ग्रेटर। एग्जैक्टली, क्योंकि ए हमारा क्या है, 1 से बड़ा नहीं है। तो मैं एक बार रन करता हूँ। एल्स वाला रन होगा सर, ए इज हाँ नॉट। एग्जैक्टली, एल्स वाला रन होगा। तो देखा तुम लोग ने, हमने कैसे कंडीशन सेट की। ये जो ए के अंदर हमारा था पार्ट, इफ के अंदर जो भी हमारा पार्ट था, ये हमारी कंडीशन थी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती, कैसे ट्रू हो सकती है? देखो, अगर ये कंडीशन, अब क्या प्रिंट होगा? अब इफ के अंदर वाला प्रिंटफ प्रिंट होगा। देखो ए इज ग्रेटर आया। तो अगर हमारी इफ के अंदर जो हमने कंडीशन दी है वो ट्रू होती है तो प्रिंट होता है ए इज ग्रेटर। अगर एल्स के अंदर जो हमने कंडीशन दी होती है तो प्रिंट होता है इफ के अंदर जो कंडीशन दी होती है वो ट्रू नहीं होती है तो प्रिंट होता है एल्स के अंदर वाला पार्ट, ठीक है। ये कोड के थ्रू क्लियर हुआ? हाँ भैया हो गया क्लियर। तो अभी तुम लोग ने बेसिक्स ऑफ इफ कंप्लीट किए हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं इफ एल्स के ऊपर। तो यार कोई ऐसा क्वेश्चन तुम लोग के माइंड में है जो इफ एल्स पे मुझे बनाना चाहिए? कुछ माइंड में है? इवन ऑड। इवन या ऑड? 3 नंबर। इवन ऑड, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। 3 नंबर में ग्रेटेस्ट फाइंड कर लो। यार 3 नंबर में ग्रेटेस्ट फाइंड करूंगा तो मैंने तुम्हारे को अभी एंड ऑपरेटर नहीं पढ़ाया, और ऑपरेटर नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, क्या मैं फाइंड कर सकता हूं उनके बिना? नहीं भैया, कर तो सकता हूं, बट समझ में तभी बेटर आएगा जब अगर मैं उन ऑपरेटर्स के बिना कर सकता हूँ, बट मुझे नेस्टेड इफ पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, राइट? पढ़ाना पड़ेगा, सॉरी, पढ़ना क्या पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो इवन वाला नंबर एक बार करके देखते हैं। इवन ऑड वाला क्वेश्चन भी सही है। ग्रेटर देन मतलब 2 नंबर्स के बीच में कर सकता हूँ अभी, क्योंकि बेसिक्स है। तो यार एक काम करते हैं, क्या एक वेरिएबल किया मैंने, उसका स्कैनफ कर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? स्कैनफ तक? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इफ में कंडीशन बाद में लिखूंगा।
तो यार मुझे ये बताओ, तो यार मुझे ये चीज बताओ, प्रिंटफ में मैंने इफ के अंदर क्या स्टेटमेंट डाला है? इवन नंबर। प्रिंटफ क्या? इवन नंबर। और एल्स में डाला है ऑड नंबर। तो यहाँ पे मेरे को इवन वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ के अंदर। ये भी सीखने की चीज होती है गाइस। देखो, कभी कभी तुम्हारे को इंटरव्यूअर या फिर जो भी तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या करेगा कि तुम्हारे को सिंपली एज अ कोड, जैसे मैंने अभी लिखा है, एज इट इज दे देगा, एंड अकॉर्डिंग टू इफ के अंदर क्या लिखा है, एल्स के अंदर क्या लिखा है, आपसे बोलेगा कि इफ के अंदर का कंडीशन लिखिए। ठीक है, तो आपको इस चीज के लिए भी खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग को इफ के अंदर का कंडीशन भी लिखना पड़ सकता है। तो इसीलिए एल्स के अंदर क्या लिखा है, इफ के अंदर क्या लिखा है, ये चीजें हर बार पढ़ना। ठीक है, तो अभी मैंने इफ के अंदर एक प्रिंटफ लिखा है जो कि बोल रहा है इवन नंबर है, और मुझे पता है कि जब ये इफ के अंदर कंडीशन ट्रू होगी तब इवन नंबर, तब मेरा इफ के अंदर का जो प्रिंटफ है वही चलेगा, नहीं तो एल्स के नंबर वाला चलेगा। ठीक है, तो यार एक बार बताओ, मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि कोई नंबर इवन है या नहीं? मैं कैसे चेक करता हूं? जब वो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो या डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो एक बात बताओ, कंप्यूटर प्रोग्राम में हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं? मॉड्यूलस के थ्रू। अच्छा ठीक है, मॉड्यूलस 2 इक्वल 0। मैथ्स में कैसे करते हो? पहले ऐसे आओ, पहले मैथ्स से बात करते हैं ना। देखो, ये तो तुम लोग को आइडिया है, ठीक है, तुम लोग को आइडिया है गाइस। बाकियों का सोचो कि बाकी कैसे सोचे। तो बाकियों के लिए ऐसे समझो कि यार अगर कोई नंबर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और उसका रिमाइंडर 0 है, तो क्या मैं वो बोल सकता हूं कि वो इवन नंबर है? हाँ, मतलब यस सर। कमेंट डालता हूं, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर इवन नंबर है? यस सर। ठीक, अब इस पे देखते हैं कि यार 2 से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ये तो हम लोग को पता है, मतलब सॉरी, रिमाइंडर कैसे निकालना है इसके लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने a मॉड्यूलस 2 लिखा, तो वो सिर्फ आधा पार्ट है। अभी यहाँ पे चेकिंग थोड़ी ना हो रही है। a मॉड्यूलस 2 से इफ क्या करेगा, इफ किसके साथ चेक करेगा? तो हमें ये भी तो चेक करना है कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आना चाहिए। तो जब हम दो चीजें एक साथ ये बोलते हैं कि ये बराबर है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। और क्या हमें चेक करना है? 0। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था यार कि जब तुमने a को 2 से डिवाइड किया और ये चेक किया कि क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो क्या प्रिंट करेगा? इवन नंबर। अगर नहीं आ रहा है तो क्या प्रिंट करेगा? ऑड नंबर। ठीक है, इतना कोड क्लियर हुआ गाइस? थोड़ा सा टिपिकल है। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया, चलो। तो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी? 20। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इवन नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू देता हूँ 21।
यार किसी को भी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि अगर शर्माना नहीं, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो और अच्छे से समझाया जा सकता है। एक बार और समझाएं? चलो ठीक है। तो यार यहाँ पे इफ एल्स तो क्लियर हो गया ना कि इफ एल्स क्या होता है, कि वो भी समझाना है? वो भी समझा हाँ? दो दोबारा। अच्छा, वो भी समझाना है। चलो तो यार ये देखो, ये इफ एल्स का पूरा वो होता है। एक तरीके से बोले कॉन्ट्रैक्ट हम पता है सबको कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो लोगों के बीच में जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 17 तक, ये इफ एल्स का कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके से। इफ एल्स हमेशा इसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करेगा। तो ये मैं एक बार चैट में डाल देता हूँ ताकि सबके पास अवेलेबल हो। आया क्या? क्या हुआ? ठीक। तो अब यार क्या हुआ कि मैंने बोला कि ये इफ एल्स का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है? तो कॉन्ट्रैक्ट काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। हमने कहा यार कि इफ मैंने लिखा है और बोला है कि इफ के अंदर मैंने एक कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, तो इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखा है इसको एग्जीक्यूट करना तब। ठीक है? इफ एक मिनट, इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है तो अगर वो इफ के अंदर जो भी कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या करना, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं ना उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई? हाँ ठीक। अगर अब एक बात बताओ, अगर ये इफ के अंदर की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई तो क्या होगा? एल्स का पार्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है? इतनी चीज क्लियर हुई? इफ एल्स वाला क्वेश्चन किसका था? गाइस, इफ एल्स वाला क्वेश्चन किसका था? धीरज का था। अच्छा, तो धीरज यार ये चीज क्लियर हो गई? हाँ क्लियर हो गई सर। ठीक है, चलो इफ एल्स तुम्हारे को क्लियर हो गया। अब आते हैं कोड पे। तो यार कोड पे देखो, स्टेटमेंट्स में हमारा भाई क्या है? प्रिंटएफ है। प्रिंटएफ इवन नंबर, प्रिंटएफ ऑड नंबर। ठीक है? तो ये दो हमारे स्टेटमेंट्स हो गए। एक स्टेटमेंट इफ के अंदर है, एक स्टेटमेंट एल्स के अंदर। चलो ठीक। अब मेरे से बोला कि इवन नंबर का प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इवन नंबर का प्रोग्राम बना देता हूँ। इवन नंबर के प्रोग्राम के लिए मेरे को इफ के अंदर एक ऐसी कंडीशन देनी है जो कि कम से कम ये चेक कर सके कि नंबर इवन है या नहीं। ठीक है? अब वो चेक कैसे होगा? वो चेक के लिए मैंने देखो एक कमेंट लिखा हुआ, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करने पर करे और उसका रिमाइंडर 0 हो तो क्या होता है? तो वो एक इवन नंबर होता है। ठीक है? ये चीज क्लियर है धीरज? हाँ सर क्लियर। ठीक है, तो अब यार रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? a mod 2 से। a mod 2 से तुमने क्या मॉड्यूलस ऑपरेटर से ये रिमाइंडर निकाल लिया। इसके बाद तुम्हें क्या चेक करना था कि ये जो रिमाइंडर आया है a mod 2, क्या ये 0 है या नहीं।